एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 39 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 और 7 और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की एप्लीकेशन कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म के अंदर उसकी एप्लीकेशन देखी। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा वो है राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल फाइबर। सिंपल सा, यानी राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर क्या है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का प्रिंसिपल कैसे यूज़ होता है। इसकी एक डायग्राम है छोटी सी, वो डायग्राम आपने देखनी है, डायग्राम ड्रॉ करनी है जब लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए। सबसे पहली बात कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। देखिए, ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट करती है हेयर साइज का थ्रेड्स होता है, किस चीज़ का, ग्लास का। यानी अगर मैं ऑप्टिकल फाइबर की बात करूं, ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है, एक हेयर साइज का थ्रेड्स, धागा जिसको हम कह सकते हैं ना, हेयर साइज का थ्रेड होता है किस चीज़ का, ऑफ, या वो होगा बेटा ग्लास का या किस चीज़ का, प्लास्टिक का। इसमें से क्या होता है, इसमें से लाइट ट्रैवल करती है। जैसे आजकल हमारी जितनी भी टेली कम्युनिकेशन की फील्ड है उसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर्स यूज हो रही हैं। लाइट ट्रैवल करती है, किस फिनोमिनन को यूज करके लाइट ट्रैवल करती है, क्योंकि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं किस चीज की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन के साथ इसमें ऑप्टिकल फाइबर में ट्रैवल करती है। इस ऑप्टिकल फाइबर के पार्ट्स, या हम कह लें कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, दो पार्ट्स होते हैं बेटा इसके। एक कहलाता है कोर, एक पार्ट कहलाता है कोर और दूसरा पार्ट कहलाता है क्लेडिंग का। दोनों ही कोर और क्लेडिंग दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहली तो बात है, ये इनर पार्ट होता है किस चीज़ का, ऑप्टिकल फाइबर का, और इस इनर पार्ट के अंदर क्या होता है, वो इनर पार्ट जो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो लाइट जिसमें से ट्रैवल करती है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि इनर पार्ट ऐसा जो कैरी करता है किस चीज़ को, लाइट को। ये क्या है, जिसका इनर पार्ट अंदर वाला, अभी डायग्राम में हम देखते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, दैट कैरीज लाइट। ये भी किस चीज का होगा, या ग्लास का हो सकता है या प्लास्टिक का। ऐसी क्लेडिंग क्या चीज होती है, आउटर, बाहर वाले कॉन्सेंट्रिक लेयर कह लें, ठीक है, वो आउटर कॉन्सेंट्रिक लेयर होती है, इसके अंदर लाइट ट्रैवल नहीं करती। ये कॉन्सेंट्रिक लेयर किस शक्ल के अंदर होती है, यानी कॉन्सेंट्रिक का मतलब मैं क्या यहाँ पे आपको बताना चाहूँ, ये देखिए डायग्राम से मैं बताता हूँ आपको। डायग्राम से पहले फिर वही बात, ये भी किसका होगा, ग्लास का या प्लास्टिक का। तो दोनों मैंने ग्लास और प्लास्टिक के बनाए, तो फर्क कहाँ पर आता है, फर्क आता है एन में। एन क्या हमने पढ़ा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, एन, जो हमें क्या बताता है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम के अंदर। ठीक होगी बात। जिसका इसका जो एन होता है ना, इसके एन की वैल्यू होती है 1.53 की, और इसके एन की वैल्यू होती है 1.39 की। जी बिल्कुल इतनी होती है, 1.39 और 1.5। अगर 1.39 है तो ये रिलेटिवली हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और इसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर होगी यहाँ तक बात, कोर और क्लेडिंग।
अब देखिएगा, ये मैं एक ऑप्टिकल फाइबर बना रहा हूँ, इसमें कोर कहाँ पर होता है और क्लेडिंग कहाँ पर होती है। यहाँ पर जो मैंने बात देखी थी ना, आउटर कॉन्सेंट्रिक लेयर्स होती हैं, यहाँ शेल्स, एक ही बात है। कैसे? ये एक ऑप्टिकल फाइबर बनाई, इसमें ये देखिएगा, ये मैंने कॉन्सेंट्रिक, ये गोल होती है ना, यहाँ पे तो मैंने स्ट्रेट आपको बना के दिखाई ना, गोल, गोलाई के अंदर ये है, अंदर वाला हिस्सा कोर है, ये बाहर वाला हिस्सा क्या है, दिस इज कॉल्ड एज क्लेडिंग। ये अंदर वाला हिस्सा क्या है, दैट इज कोर। कोर में से लाइट ने ट्रेवल करना है, ध्यान से अब आपने देखना है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, आसान सी लैंग्वेज के अंदर वो होता है ना, क्या उसे कहते हैं, ऑरेंज। ऑरेंज का जो बाहर वाली लेयर होती है, छिलका जो होता है, वो एक जितनी थिकनेस का होता है ना। कॉन्सेंट्रिक का मतलब है ये लेयर एक जितनी थिकनेस की होगी हर जगह से, जितनी भी है, जितनी भी ऑप्टिकल फाइबर, जितनी मर्जी आप लेंथ की यूज़ करें, बड़ी फ्लेक्सिबल सी होती है। इसमें लाइट, ये देखिएगा, ये लाइट एंटर हुई, कोर में से एंटर होगी लाइट, ये एयर का मीडियम है, दूसरे मीडियम में, जैसे दूसरे मीडियम में एंटर होगी थोड़ी सी उसकी क्या होनी है, रिफ्रैक्शन होनी है। जैसी उसकी रिफ्रैक्शन हुई, ये वाली जहाँ पे इसने स्ट्राइक किया, ये जगह कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज, इसे नाम देते हैं कोर क्लेडिंग बाउंड्री। भाई जैसे ही वो कोर क्लेडिंग की बाउंड्री को स्ट्राइक करती है लाइट, ठीक है, कितने एंगल पर स्ट्राइक करेगी, कोर कितने एंगल पर, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। भाई जब ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पर स्ट्राइक करेगी तो ऐसे उसकी क्या हो जाएगी, अंदर ही रिफ्लेक्शन, क्योंकि हमने कहा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया जाता है। ये अंदर रिफ्लेक्शन हुई, ऐसे ही फिर दोबारा से अंदर कितने एंगल पर स्ट्राइक करेगी, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फिर दोबारा से उसकी रिफ्लेक्शन होगी ऐसे दूसरी सरफेस से, यानी दूसरे एंड से, जिससे एंड से भी उसने आना है, दूसरे एंड से उसने बाहर आ जाना है विद अ लिटल लॉस ऑफ इंटेंसिटी। यानी लाइट एंटर होती है कहाँ से, कोर से एंटर होती है, स्ट्राइक करती है कोर क्लेडिंग सरफेस बाउंड्री को, ठीक है, किस एंगल पर स्ट्राइक कर रही है कोर क्लेडिंग बाउंड्री को, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जिसमें ग्रेटर देन होगा किसके साथ, क्रिटिकल एंगल से। जब भी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा, हमने पढ़ा था उसके अंदर क्या हो जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को ऑब्जर्व करके बहुत सारा लॉन्गर डिस्टेंस यानी ट्रैवल करती है मैनी किलोमीटर विद अ स्मॉल लॉस ऑफ इंटेंसिटी। यानी यहाँ से सिर्फ बाहर आई ना, इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी, स्मॉल लॉस ऑफ इंटेंसिटी, थोड़ी सी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। फिर से बता रहा हूँ वर्किंग के अंदर कैसे है, लाइट एंटर होती है, कोर से एंटर होती है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को ऑब्जर्व करके मैनी टाइम्स उसकी क्या होती है, इन अंदर ही रिफ्लेक्शन होती है, किस एंगल पर स्ट्राइक करती है, एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दूसरे एंड से बाहर आ जाती है और बहुत सारा इट ट्रेवल्स टू मैनी किलोमीटर्स, बहुत सारा लॉन्गर डिस्टेंस कवर करके स्मॉल इंटेंसिटी के साथ दूसरे एंड से बाहर आ जाती है। इस ऑप्टिकल फाइबर को हम यूज़ कहाँ पर करते हैं, हमारी जितनी भी टेली कम्युनिकेशन की फील्ड है, टेली कम्युनिकेशन फील्ड के अंदर, टेली कम्युनिकेशन फील्ड क्या है ये हम अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ऑप्टिकल फाइबर से क्या चीज़, टेलीफोन कॉल्स के लिए, जिसमें टेलीफोन कॉल्स का आपस में कोई भी नो इंटरफेरेंस का मतलब है जिसमें टेलीफोन कॉल्स आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती। थाउजेंड्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स हम एट अ टाइम ऑप्टिकल फाइबर से क्या कर सकते हैं, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेज सकते हैं। ये था जी बेटा क्वेश्चन नंबर 13, राइट अ नोट ऑन ऑप्टिकल फाइबर, उसके पार्ट से क्लेडिंग से उसकी वर्किंग थी, यूज़ कहाँ पर कर रहे हैं हम ऑप्टिकल फाइबर को, टेली कम्युनिकेशन के अंदर हम यूज़ करते हैं। हमारा जितना भी मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है, प्लस जितना भी हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम है ना, कम्युनिकेशन का मतलब है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करना, तो जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है, ये ऑप्टिकल फाइबर यूज़ हो रही है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी से रेलेवेंट ही है, इसी से मिलता जुलता है, लेकिन वो अलहदा से क्वेश्चन आ जाता होता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है जी बेटा आपके यूनिक नोट्स के अंदर, व्हाट इज़ लाइट पाइप, राइट डाउन इट्स यूजेज, या राइट मेडिकल यूज ऑफ लाइट पाइप। यानी क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा जी लाइट पाइप क्या है, व्हाट इज लाइट पाइप, और इस लाइट पाइप का प्लस हमने क्या लिखने हैं, इसके यूजेज लिखने हैं कि लाइट पाइप कहाँ पर यूज़ होती है।
अहम सारी बात, जब मैंने एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर की बात की, जब बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स को बंडल्ड कर दिया जाता है टुगेदर, इकट्ठा, तो वो क्या बन जाता है, इट बिकम्स अ लाइट पाइप। लाइट पाइप कैसे बनती है, व्हेन थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बंडल्ड टुगेदर, भाई इकट्ठा जोड़ दिया उन्हें, बंडल्स टुगेदर, इकट्ठा जोड़ दिया, तो क्या बन जाती है, इट बिकम्स अ लाइट पाइप। क्या बन जाएगी, लाइट पाइप। कैसे होती है लाइट पाइप, देखिएगा जी। लाइट पाइप को पहली तो बात हम यूज कहां पर करते हैं, इस लाइट पाइप को हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए। इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन करने के लिए। इल्यूमिनेट ऑल इन असेसिबल प्लेसेस, हर वो इनएसेसिबल प्लेसेस जिसको हम आम आंख से नहीं देख सकते। कौन यूज करता है इनको, डॉक्टर्स यूज करते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को व्यू करने के लिए, या इंजीनियर्स यूज करते हैं डिफरेंट मशीनरीज का इमेज, अंदर से इमेज देखने के लिए, जो उन्हें आम नेकेड आई से नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है, ये तो था जी इसका किस चीज का, लाइट पाइप का यूज। फिर लाइट पाइप से और क्या चीज, ये किस चीज के लिए यूज होती है, ट्रांसमिटेड क्या करने के लिए, इमेजेस को, कहां से, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई एक जगह से दूसरी जगह पर इमेज को भेजने के लिए क्या चीज यूज होती है, लाइट पाइप को हम यूज करते हैं। होती कैसी है, किस तरह की, मैंने कहा था मैंने थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स आर बंडल टुगेदर, एक ऑप्टिकल फाइबर, दो होती, तीन, सबको इकट्ठा बंडल कर दिया, तो वो क्या बन जाती है, इट बिकम्स अ लाइट पाइप बन गई। लेकिन शेप इसकी किस तरह की होती है, बुक में डायग्राम बनी हुई, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है, आपने बनानी है, डायग्राम बनानी है, ध्यान से अब आपने देखनी है। ये मैंने ऐसे, और ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसके सामने यहां पर पड़ा है एक लेंस, दिस इज अ लेंस, LENS। लेंस क्या चीज होती है वो हम अगले टॉपिक से अंदर, अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। लेंस फिल वक्त आपने, लेंस के सामने है कोई भी ये इमेज, जी कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज मैंने ना ट्रांसमिट करना है, ये मेरे पास ए वर्ड लिखा हुआ है, इस ए वर्ड का इमेज लेंस में से जाके इस, दिस इज, ये क्या है, दिस इज अ लाइट पाइप, ले जी ये इमेज लेंस में गया, ऐसी ए लेंस में जाएगा ना, तो लेंस के दूसरे एंड से निकल के जब इसके अंदर एंटर होगा ना, इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ठीक है, तो इसमें ये इमेज ऐसे ए था, इमेज ने जब इसके अंदर एंटर होना है तो उस इमेज की डायरेक्शन लेंस ने इसको उल्टा कर देना है। लीजिए ऐसे मेरा बेटा ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को ऑब्जर्व करते हुए मैनी टाइम्स रिफ्लेक्शन होगी, ये जो गया है दैट इज प्रोजेक्टेड इमेज, जिसको भेजना है उल्टा ए था, इधर आएगा हमारे पास ऐसे ही ए सीधी फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ये कौन सा इमेज आया, दैट इज ट्रांसमिटेड इमेज, जो दूसरे एंड पर हमें मैनी टाइम्स रिफ्लेक्शन होने के बाद दूसरे एंड पर उसने क्या वापस आ जाना है। ठीक है, यानी ये जो लाइट पाइप थी 1000 ऐसे इमेज जाएगा दूसरे एंड पर आगे, डेफिनेट बात है, इसमें से तो नहीं हम देख रहे होंगे, ठीक है, वो इमेज आगे स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्टेड होके बहुत इनलार्ज होते हुए हमें क्या हो जाता है, नज़र आ जाता है। जी क्लियर हो गया, ये था जी बेटे छोटा सा क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ लाइट पाइप। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्या कहता है। 15 के साथ क्वेश्चन नंबर 15 है जी बेटा, डिफाइन एंडोस्कोप, आल्सो राइट इट्स यूजेस। एंडोस्कोप क्या है और उसके यूजेस। एंडोस्कोप प्लस हमने इस एंडोस्कोप के लिखने हैं क्या चीज़, यूजेस के, कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है।
सबसे पहली बात कि जो एंडोस्कोप होती है दैट इज़ अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। एंडोस्कोप क्या है? एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज़ करते हैं टू व्यू एंड व्यूइंग करने के लिए एंड फोटोग्राफिंग ऑफ क्या चीज़? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। पहली बात एंडोस्कोप क्या है? एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब मेरी एक बात याद रखनी, आगे एक चैप्टर के अंदर आएगा। ये तो एंडोस्कोप लिखा था ना, इलेक्ट्रोस्कोप। बच्चे कंफ्यूज हो जाते होते इलेक्ट्रोस्कोप और एंडोस्कोप के। एंडोस्कोप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रोस्कोप दैट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट तो डेफिनेट बात है मेडिकल फील्ड के अंदर यूज होगा ना। एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? व्यूइंग का मतलब होता है देखने के लिए, एंड फोटोग्राफिंग तस्वीर खींचने के लिए किसकी? ऑफ इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन्स। भाई वो वाले ऑर्गन्स बेटा जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। जैसे गला आम आंख से डॉक्टर तो नहीं ना देख सकता, ठीक है। स्टमक आपका अंदर कोई मसला प्रॉब्लम चल रही है उसको तो नहीं ना देख सकता। ब्लैडर है उसको आम आंख से तो नहीं ना देख सकता। एक और अहम सारी बात यहाँ पे याद रखनी है, एंडोस्कोप हर उन इंटरनल ऑर्गन्स को, उन जो अंदर से खाली होते हैं, आम बाजू अंदर से खाली तो नहीं है तो इसके लिए एंडोस्कोप हम नहीं यूज़ करेंगे। गला थ्रोट अंदर से हॉलो है ना, खाली है। स्टमक अंदर से हॉलो है ना, एम्प्टी है। ब्लैडर एम्प्टी होता है ना, खाली होता है अंदर से। उन ऑर्गन्स को देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जो डिवाइस यूज़ करते हैं, जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज एन एंडोस्कोप। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? व्यूइंग एंड फोटोग्राफिंग ऑफ किस चीज़ के लिए? इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन्स के लिए यूज़ होता है। 3 तरह की एंडोस्कोप यूज़ होती हैं। 3 तरह की एंडोस्कोप्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं? ये पेपर में एमसीक्यूज में आ जाती होती है अलहदा से। एक एंडोस्कोप का नाम है जी गैस्ट्रोस्कोप। एक कहलाती है जी ब्रोंकोस्कोप, और एक कहलाती है जी बेटा दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोस्कोप। इसमें भी टाइप। गैस्ट्रोस्कोप किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? क्या व्यू करने के लिए? टू व्यू स्टमक। भाई मैदे को देखने के लिए हम गैस्ट्रोस्कोप यूज़ करते हैं। ब्रोंकोस्कोप हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? थ्रोट के लिए। गला देखने के लिए डॉक्टर जो यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ब्रोंकोस्कोप। और सिस्टोस्कोप किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? क्या व्यू करने के लिए? ब्लैडर को व्यू करने के लिए जो यूज़ होती है दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोस्कोप। यहीं पर एक और अहम सारी बात कि जब डॉक्टर इसको यूज़ कर रहा होता है, एक और चीज़ होती है एंडोस्कोपी। क्या चीज़ होती है? अब इसको कैसे यूज़ करते हैं मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, बुक में नहीं बनी, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से इसको यूज़ किया जाता है। एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोप था मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। डॉक्टर किसी भी मेडिकल प्रोसीजर के लिए कोई भी जो भी एनी टाइप ऑफ वो जो एंडोस्कोप यूज करते हैं उस मेडिकल प्रोसीजर को क्या नाम दिया जाता है? दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्कोपी। यानी अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप। कोई भी मेडिकल प्रोसीजर था जिसमें किसी भी तरह की एंडोस्कोप को जो हम यूज़ कर रहे थे उसे हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एंडोस्कोपी। वो क्या कहलाती है बेटा? एंडोस्कोपी। अब हम इसको यूज़ कैसे करते हैं? एंडोस्कोप को कैसे बॉडी के अंदर यूज़ कैसे होती है? अब आपने ध्यान से देखना है। ये मैंने ना हम बना लेते हैं जी, हम स्टमक को व्यू करने के लिए फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टमक था, ठीक है। हमने स्टमक को व्यू करने के लिए एंडोस्कोप को कैसे यूज़ करना है जी, ठीक है। स्टमक अंदर से खाली होता है ना, देखिएगा क्या की जाती है। चूंकि ये एंडोस्कोप बड़ी क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। तो फ्लेक्सिबल होने की बेस पर हम इसको कहाँ से एंटर करते हैं? माउथ से एंटर की जाती है। ये सीधा डायरेक्ट माउथ से एंटर की जाएगी, स्टमक तक जाएगी। अब जब स्टमक तक जाएगी तो क्या होगा? ये एंडोस्कोप जा रही है,
स्टमक तक गई, ठीक है, एक डबल जाती है, ये एक और मैंने बनाई, आपने समझ लिया, ये पाइप की फॉर्म के अंदर थी, दूसरी वाली भी। एक एंडोस्कोप से क्या चीज एंटर होनी है, लाइट, ठीक है, वो लाइट इस एंडोस्कोप से एंटर होगी, इधर जाके इसको क्या करेगी, एल्यूमिनेट करेगी। एल्यूमिनेट का मतलब है रोशन करेगी तो नजर आएगी ना। दूसरे वाले एंड से एक कैमरा अटैच होता है, टाइनी कैमरा, छोटा सा कैमरा होता है, फ्लेक्सिबल होती है, जो माउस से एंटर होती है, ठीक है, एक के जरिए जाती है, लाइट ट्रैवल करके जाती है, दूसरी से जो सेकंड वाली होती है उससे क्या होगा, उसके साथ एक छोटा सा टाइनी कैमरा अटैच होता है, ठीक है, वो टाइनी कैमरा उसकी पिक्चर लेता है, पिक्चर लेने के बाद वो दूसरी वाली पाइप से ट्रैवल होके इधर आएगी, इधर आने के बाद इसका इमेज कहाँ पर, इमेज जो होता है वो कहाँ पर बन रहा होगा, स्क्रीन पर प्रोजेक्टेड इमेज बनेगा, जो बहुत बड़ा सा बना रहा होगा इमेज। डॉक्टर इजीली व्यू कर लेते कि अंदर स्टमक के अंदर किस जगह पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा था कि नहीं कर रहा था। क्लियर होगी बात जी। ये था जी डिफाइन एंडोस्कोप एंड आल्सो राइट इट्स यूजेस, छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी सिर्फ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल पोर्शन है वो आपके क्वेश्चन का, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि लाइट की प्रिज्म के ज़रिए रिफ्लेक्शन कैसे होती है, हो रही होती है, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कि प्रिज्म के ज़रिए लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे होनी है। क्वेश्चन नंबर 16। अगर टाइम हमारे पास हुआ और तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। हमारा एक बुक के अंदर एक्सरसाइज का पहला वाला जो एमसीक्यूज है ना, उस एमसीक्यूज से रेलेवेंट 5 डिफरेंट डायग्राम्स हैं। हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़ा था, बुक में नहीं बनी हुई, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा कि एक एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हम 5 डिफरेंट डायग्राम्स के साथ कैसे उस एक एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। उससे रेलेवेंट कोई भी एमसीक्यूज पूछ सकता है, क्योंकि डायग्राम नहीं बनी हुई, दूसरे में एमसीक्यूज पूछा हुआ तो एग्जामिनर कोई भी एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है। पहले हम जरा क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है जी एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, कि प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन कैसे होनी है। एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। हमने अपने एक टॉपिक के अंदर पढ़ा था टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। अब हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। पहली बात है कि प्रिज्म क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट बॉडी, ठीक है, विद एटलीस्ट वन पॉलिश्ड प्लेन फेस इंक्लाइन टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड। क्या चीज़ प्रिज्म, मैंने बताया एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है, उस ट्रांसपेरेंट मटेरियल के अंदर लाइट की क्या होती है, रिफ्रैक्शन होती है। अब प्रिज्म की शेप जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको इस शक्ल का नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पे तो मैं सिर्फ डायग्राम में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इस शेप का होता है ऐसे। ये मैंने एक प्रिज्म लिया जी, इस प्रिज्म के अंदर मैंने लाइट की रिफ्रैक्शन बताने लगा हूँ। अभी मैं रिफ्रैक्शन कैसे, इससे पहले हमने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी। रिफ्रैक्ट इसने लाइट को कैसे करना है। ये मैंने प्रिज्म की 3 साइड्स बनाई, ए, बी और सी। एक तो हमने एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बतानी है, और एक साथ हमने यहाँ पे एक छोटी सी और भी डेफिनेशन करनी है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। याद आपने अहम सारी बात क्या याद रखनी है कि जो प्रिज्म होता है वो कभी भी, ये अब जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ एक्चुअली ये प्रैक्टिकल का पोर्शन है। प्रैक्टिकल से आपको इसकी डायग्राम, जब आपने प्रैक्टिकल करना तो वहाँ पे आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है, खुद ही बनेगी, वो पिन्स के साथ बनानी होती है हमने ये डायग्राम। ये थी दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंस, ये इंसिडेंट क्या है, ए की बात होती है। याद रखिएगा प्रिज्म नेवर इंसिडेंस रे, जब प्रिज्म के अंदर एंटर होती है तो उस इंसिडेंस रे को हमेशा क्या कर देता है, रिफ्रैक्ट कर देता है। यानी रिफ्रैक्टेड रे जो होती है दैट इज नेवर, वो कभी भी क्या चीज़ पैरेलल नहीं होती किस चीज़ के साथ, इंसिडेंट रे के साथ, बल्कि प्रिज्म क्या कर देता है, प्रिज्म उसको डेविएट कर देता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। ये इंसिडेंट रे थी, ये जब प्रिज्म के अंदर एंटर हुई, भाई ये पॉइंट है ना जहाँ से एंटर हुई, जब एंटर होगी, अगर मैं यहाँ पे अब देखिएगा एक मैं नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान से आपने देखना, नॉर्मल का मतलब ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल, ये मैंने नॉर्मल बनाया जी। अभी हमने पढ़ा था
एयर का मीडियम, ग्लास का मीडियम, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, रेयर टू डेंसर, तो बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। कितनी बेंड होती है ये नीचे वाला प्रिज्म का कहलाता है, दैट इज कॉल्ड एज बेस ऑफ प्रिज्म। भाई बेस होता है, वो इस बेस की इतनी रिफ्रैक्ट होती है कि बेस के साथ ये पैरेलल हो जाती है। पैरेलल होगी ना, यहां पर बना एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहां पर बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्ट हुई है आर। ये क्या थी, ये रे क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड एज, ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्ट हो गई भाई, दिस इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब जब ये प्रिज्म के साथ, अभी मैंने क्या स्टेटमेंट बताई थी कि रिफ्रैक्टेड रे इज नॉट पैरेलल विद इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, बल्कि प्रिज्म क्या कर देता है, उसको डेविएट कर देता है किसी सर्टेन एंगल पर। कितने एंगल पर करता है वो भी हम देखते हैं। यहां से जब यहां से इमर्जिंग रे ऐसे बाहर आएगी, दिस इज कॉल्ड एज इमर्जिंग रे। ये डायग्राम ऐसे नहीं बन सकती, मैं फिर बता रहा हूं, आपकी बुक के अंदर से यहां पर ऐसे 2 डॉट्स लगाए हुए हैं, इन डॉट्स का मतलब है पिन्स के साथ हमने ये बनानी है, 2 पिन्स लगानी है। यहाँ पर उसने पिन का नाम रखा हुआ है PQ और वहाँ पर रखा हुआ है RS। यहाँ पर एक पिन P थी, यहाँ पर एक Q थी, यहाँ पर एक पिन R है, यहाँ पर एक पिन S है, यहाँ पर E पे पॉइंट पे एंटर हुई, F पॉइंट से बाहर निकल गई, ये थी इमर्जिंग रे। तो रिफ्लेक्टेड रे इज नॉट पैरेलल विद इंसिडेंस रे, बल्कि उसको डेविएट, कितने एंगल पर डेविएट किया। अब उधर हम एंगल देख लेते हैं। ये देखिए कि इसको मैं अगर यहाँ पे बैक साइड वैसे प्रोड्यूस करूँ ना, सीधा इधर से इसको ऐसे फ्रंट पे सीधा ले जाऊं, यहाँ पर मिल रही है ना, ये एंगल बन रहा है। ध्यान से अब आपने देखना मैंने मार्कर को मूव कैसे कर रहा हूँ। मैंने कहा था ये रिफ्रैक्टेड है ना जो बाहर आई, ऐसे जा रही थी लेकिन ऐसे नहीं गई, उसने इस एंगल पर इसको ऐसे डेविएट कर दिया। फिर से देखिएगा, ये लाइट की रे ऐसे जानी चाहिए थी, उसने इसको बेंड करके इस एंगल पर ऐसे मोड़ दिया। यहाँ पर जिस एंगल पर मोड़ा ना, इसको नाम दिया जाता है किस चीज़ का, डी का। डी एंगल ही क्या कहलाता है, ये एंगल डी क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। क्या नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, वो एंगल एट विच, जिस एंगल पर जो इंसिडेंस रे थी, इंसिडेंस रे इज आप कर लें इज डेविएटेड, जिस पर वो क्या हो गई है, मुड़ गई है, इतने एंगल पर वो मुड़ जाती है। इस तरह से क्या होती है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। फिर बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल का पोर्शन, जब प्रैक्टिकल आएगा तो वहाँ पर आप इसको देखेंगे कि इसको हमने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 16 हो गया बेटा। अब ना कुछ ना हम अपने हर, अब से बाद जितने भी हमारे टॉपिक्स चलेंगे उनके साथ ना हम एक ना छोटी सी डायग्राम देखेंगे। 5 डिफरेंट डायग्राम्स हैं, वो डायग्राम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या बताने लगा हूँ, इमेज फॉर्मेशन किसके साथ, थ्रू कौन सा वाला, कॉनकेव मिरर। भैया हम पहले कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देख रहे हैं, फिर उसके बाद जब हमारी कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन ख़त्म हो जाएंगी फिर उसके बाद हम कन्वेक्स मिरर की देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर कैसे हैं, कितनी हैं, 5 हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। उन 5 में से एक उसने ना आपकी बुक के अंदर बेटा, ये आपके बुक के अंदर नहीं मिलेंगी इमेज फॉर्मेशन, इसलिए आपने ना इनको नोट कर लेना है साथ साथ। तो एक MCQ जो बुक में दिया हुआ है ना, वो एक MCQ को सॉल्व करने के लिए ये हमें 5 कॉनकेव की हैं और 1 कॉन्वेक्स की है, ये हमें सीखनी है। लो जी, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड टॉपिक क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। हम कोशिश करेंगे कि रोज़ाना की कम से कम 2 डायग्राम सीखें। ठीक है जी, अब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, मैं सबसे पहले क्या बनाई, मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया। फिर अहम सारी बात कि आपने ये डायग्राम बनानी नहीं है, आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। किसी जगह पर डायग्राम सिर्फ MCQs के लिए यूज़ होनी है। देखिए मैंने ये लाइन बनाई, ये लाइन को हम नाम देते हैं, जब मैं इसके ऊपर कॉनकेव मिरर बनाने लगा हूँ,
जिसकी इनर कर्व सरफेस क्या थी, रिफ्लेक्टिंग थी। लीजिए यहाँ पे मैंने क्या बनाया, दिस इज अ कॉनकेव मिरर। हमने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर में अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग थी, बाहर वाली सरफेस क्या थी, रफ सरफेस थी। अब यहाँ पर एक अहम सारी बात, पहले तो हम इसको ना लेबलिंग कर लें। ये पॉइंट था मेरा बेटा, दिस इज कॉल्ड एज पी, पोल ऑफ मिरर, ठीक है जी। यहाँ पर एक पॉइंट था सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी ये मिरर आपको बनाने का आसान तरीका, आपने लाइन ड्रॉ करनी है, कंपास में पेंसिल लगानी है, कंपास किस जगह पर, किसी भी जगह पर रख के ऐसे एक आर्क लगाएंगे, आपका मिरर बन गया। जिस पॉइंट पर कंपास होगी दैट इज कॉल्ड एज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके दरमियान में एग्जैक्ट हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट था जिसे हम क्या नाम देते हैं, एफ का, प्रिंसिपल फोकस का। अब पहला केस क्या, केस नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। भाई सी से जब वो बाहर पड़ा होगा ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, कॉनकेव मिरर से। लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस किया बियॉन्ड सी, सी से बाहर प्लेस्ड है, ठीक है जी। अब मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, आपने वो वर्ड याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है, LOST, लॉस्ट। ऐसी है, एल का मतलब होता है लोकेशन, कहाँ बन रहा है। ओ का मतलब होता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब क्या हुआ, सीधा या उल्ट। एस का मतलब होता है साइज, और टी का मतलब होता है टाइप, टाइप में रियल या वर्चुअल। याद रखना आपने ये वर्ड, लॉस्ट से लोकेशन, ओरिएंटेशन, साइज और टाइप। हम 2 केस डिस्कस करेंगे। पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, भाई सी से बाहर पड़ा है। 2 रे डायग्राम के साथ हम बनाएंगे। हमने सीखा था कि लाइट की रे पैरेलल जो होती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये मैंने पैरेलल बनाई, सीधी है ना प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, कहां से पास करना उसने, एफ से। कर गई पास। दूसरी लाइट की रे सीधी बनाए भाई, स्केल के साथ आप बनाएंगे तो सीधी बनेगी, कोशिश मैंने की सीधा, ठीक होगी। जो ये मेरी पहली लाइट की रे आ गई। दूसरी लाइट की रे पोल को स्ट्राइक करेगी, जिस एंगल पर पोल को स्ट्राइक करेगी उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो याद करें, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। भाई इसी एंगल से इसने रिफ्लेक्ट होके चले जाना है। इसको मिल गई इस पॉइंट पर, तो जिस पॉइंट पर मिलेगी उस पॉइंट पर ये इमेज बनेगा। शाबाश, देखिए कि मैंने सीधा बनाया उल्टा बनाया। पहली बात, लोकेशन में इमेज कहां बनेगा, जब ये केस होगा। कहां बन रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। कहां बना है, बिटवीन सी एंड एफ, सी और एफ के दरमियान में। दूसरी बात, ओरिएंटेशन में देखिएगा सीधा बना उल्टा बना है, उल्टा बना है ना, तो इमेज क्या बना है, उल्टे इमेज को हम क्या नाम देते हैं, इनवर्टेड, उल्टा इमेज बना। साइज में, साइज में अगर हम ध्यान से देखूं तो इसके साइज से छोटा बना है। क्या बना है, स्मॉलर इन साइज। मैं एक अहम सारी बात बताने लगा। मैंने एक दफ़ा बताया था, इमेजेस होते हैं रियल और इमेजेस होते हैं वर्चुअल। जितने भी रियल इमेजेस होते हैं ना, वो याद रखिएगा, रियल इमेजेस ऐसे पूरा बना होगा, हमेशा उल्टा होगा। जितने भी वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो ऐसे होते हैं, डॉटेड होते हैं और हमेशा सीधे होते हैं, याद रखें। दूसरी बात, रियल इमेजेस को हमेशा स्क्रीन पर प्रोड्यूस किया जा सकता है, वर्चुअल फर्जी चीज़ वो क्या होती है, वो वर्चुअल होती है। मैं बच्चों को बड़ी आसान सी एक चीज़ बताता होता हूँ, वो ऐसा ना समझिएगा कि सर ने कोई ऐसी बात बता दी, मैं समझाने के लिए। रियल का मतलब होता है जिसकी हकीकत होती है, हकीकत, भाई जो हकीकत में है। और वर्चुअल का मतलब होता है जो फर्ज किया है, ठीक है। यानी अनदर वर्ड में, आसान से वर्ड में क्या चीज़,
गैर हकीकी। भाई हकीकत बच्चों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, है बात बिल्कुल ठीक। रियल का मतलब जिस चीज़ की हकीकत है, रब्बुल आलमीन की हकीकत, असल खुदा वो है ना। उसके अलावा जितने भी अल्लाह, उसके अलावा जितने भी हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं? सोच ने बनाए हुए हैं, वो सारे फर्जी हैं, ठीक है। जो वर्चुअल, जिनको देखा नहीं जा सकता, जो है ही नहीं है, ठीक है, वो सारी वर्चुअल चीज़ें होती हैं, जिनको हम, अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज के अंदर बात करें तो रियल का मतलब है हर वो इमेज जिसको हम स्क्रीन पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस वो होते हैं जो स्क्रीन पर नहीं, जिनको हम सोचते हैं यार ऐसा होगा, ठीक है। साइज में क्या बना? स्मॉलर इन साइज। टाइप में क्या बना? रियल था कि वर्चुअल था? सही बनाया ना मैंने, एक्चुअल बन रहा है ना। तो दिस इज कौन सा इमेज? टाइप में क्या है? सॉरी, टाइप में कौन सा इमेज बनेगा? दैट इज रियल इमेज बना। पहला केस हमने क्या डिस्कस किया? जिसमें ऑब्जेक्ट प्लेस था बियॉन्ड, बस सी से बाहर प्लेस था, तो ये बना। दूसरा केस नंबर 2 पे आ जाइए। या आपका एक एमसीक्यू सॉल्व करवाने के लिए, ये मैं इतने सारे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि वो एमसीक्यू उसकी मर्जी है, क्योंकि ये भी नहीं है बुक के अंदर। उसने एमसीक्यू नंबर 1 बुक का, मेरा बेटा एमसीक्यू नंबर एक्सरसाइज का छोटा सा चैप्टर हमारा पास खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। बुक का एमसीक्यूज नंबर 3 जो है, अगर आप 3 देखें ना, 3 वाला एमसीक्यूज, उस 3 वाले एमसीक्यूज से रेलेवेंट कोई भी इंफॉर्मेशन उसने नहीं बताई हुई कि कहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेस होगा तो इमेज कैसे बनेगा। वो मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि कोई कुछ भी आ सकता है। अब देखिए कि इस एक केस से रिलेटेड ये 5 डिफरेंट एमसीक्यूज पूछ सकता है आपसे। कैसा होगा, साइज क्या हो, 4, 1 2 3 4 बन जाएंगे ना अलग से, ये भी बन सकते। केस नंबर 2 में है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट किस पर? सी पर। और भाई जब सी पर होगा, अब मेरी जरा बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से देखें मैं क्या कर रहा हूं, सी से बाहर था तो मैं मिरर की तरफ जा रहा हूं, जाते जाते रास्ते में एक मेरा स्टॉप क्या आया? सी आया ना, तो मैं अब सी पर ही ऑब्जेक्ट को प्लेस करने लगा हूं। ये मैंने बनाया जी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर बेटा यहाँ पर मैंने बनाया ऐसे मिरर। कौन सा वाला मिरर बनाया है? कॉनकेव मिरर। हम क्योंकि कॉनकेव की केस डिस्कस कर रहे हैं तो हमने कॉनकेव मिरर, ये आर्क बनानी है आपने। लेकिन इस कॉनकेव मिरर में फिर वही मैं लेबलिंग करने लगा हूँ, पी सी, दरमियान में था एफ, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है जी। अब हमने वही चीज इसमें भी डिस्कस करनी है, लोकेशन के बाद क्या था? ओरिएंटेशन के बाद क्या था? साइज के बाद आखिरी वाला क्या था? टाइप। लॉस्ट का वर्ड याद रखना है, लॉस्ट, ठीक है जी। अब देखिएगा ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस है? एट सी। हम सी पर आ गए भाई, यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया सी पर, वही काम लाइट की पैरेलल रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, ये पैरेलल रे, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। ये था प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। मैंने क्या कहा था? जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो कहाँ से पास करेगी? एफ से पास करेगी। लेकिन इस रे को मैंने एफ से पास करवाया। आप स्केल के साथ बनाएंगे तो सीधा बनेगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सीधी सीधी लाइन बने, ठीक है जी। दूसरी वाली हमने कहा पढ़ी थी, लाइट की रे कहाँ से जाएगी, किस एंगल पर स्ट्राइक करेगी? पोल को जो स्ट्राइक करेगी, जिस एंगल पर पोल को स्ट्राइक करती है उसी एंगल पर उसने क्या हो जाना है? रिटर्न बैक हो जाना है जी। ले जी, उसी एंगल पर मैंने क्या की? ये गुजार दी। इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज को हम, ये था जी हमारा सी पॉइंट, जहाँ पर हमने क्या प्लेस किया हुआ था? ऑब्जेक्ट। इमेज ये बना, कहाँ पर बना है? सी पर ही मैंने बनाया ना, ठीक है। अब लोकेशन में इमेज ने क्या आना है? लोकेशन में इमेज कहाँ बन रहा है? एट सी पर। ओरिएंटेशन में सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? उल्टा बना। उल्टे इमेज को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज इनवर्टेड, उल्टा।
साइज में जितना था उतना ही, जितना था उतना ही का मतलब है सेम साइज। टाइप में असल में बन रहा है तो कौन सा इमेज बन रहा है, रियल। याद करें कॉनकेव मिरर के टॉपिक में मैंने पढ़ाया था कि छोटा भी बनता है, सेम का भी बनता है और लार्जर भी। हमने एक केस पढ़ लिया जिसमें छोटा बन गया, हमने एक केस पढ़ लिया जिसके अंदर सेम साइज का बन गया। अब जरा आइएगा बुक की एक्सरसाइज का एमसीक्यूज नंबर, मेरा बेटा खोल लीजिए जरा एमसीक्यूज नंबर थर्ड एमसीक्यूज में उसने क्या बताया, स्टेटमेंट देखिएगा। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं और फिर मैं बोर्ड से उसको ना एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि स्टेटमेंट के अंदर उसने क्या कहा था और क्या है। ले जी थर्ड वाले एमसीक्यूज में स्टेटमेंट में मेरा बेटा उसने लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान से समझिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉनकेव मिरर। ये था कॉनकेव मिरर, उस कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ले ये चीज क्या है, ये हमारा क्या था, दिस इज ऑब्जेक्ट। ये क्या बना उसका, इमेज। जी क्वेश्चन उसका है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। आगे द इमेज प्रोड्यूस बाय मिरर इज लोकेटेड, लोकेशन कि मिरर ने जो इमेज बनाया उसकी लोकेशन कहां पर है। चार ऑप्शन उसने बताई हुई है। आउट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। बाहर का मतलब था सी से बाहर बना, नहीं। कहां पर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, हाँ बिल्कुल। देखिएगा ना, हमने डायग्राम में देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि लोकेशन में लोकेटेड कहां पर है, एट सी पर। आगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस फोकल पॉइंट के दरमियान में बन रहा है, जिसको हम प्रिंसिपल फोकल, नहीं। तीसरी है एट फोकल पॉइंट, क्या एफ पर बन रहा है, नहीं बन रहा ना। तो चारों ऑप्शंस में से सिर्फ राइट वाली ऑप्शन क्या है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही लोकेटेड होगा, लोकेशन उसकी होगी। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर पड़ा है तो इन दोनों के दरमियान में बनेगा। अहम बात अब एक और बताता जाऊं। मेरा ऑब्जेक्ट था ये, मैं ये मार्कर देखिएगा, इस साइज का ऑब्जेक्ट था। जब मैं सी से बाहर पड़ा था तो बनने वाला इमेज मेरा ये छोटा बना, मैंने छोटा दिखाया अभी मार्कर आपको। जब मैं मिरर की तरफ जा रहा हूं, व्हेन आई एम मूविंग टुवर्ड्स मिरर, देखिए मैं मिरर की तरफ गया, रास्ते में मेरा एक स्टॉप आया सी पे, मैं सी पे आया। जब मैं मिरर की तरफ जा रहा था मैं सी पर आया, मेरा बनने वाला इमेज ये मेरा ऑब्जेक्ट था, बनने वाला इमेज भी मेरा ये था। मैंने सेम साइज का दिखाया आपको मार्कर। मतलब क्या कहने का हुआ कि जब मैं मूव कर रहा हूं मिरर, जब मैं मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को लेके जा रहा हूं तो उसका इमेज का साइज बड़ा होता जाता है। सी से बाहर था तो छोटा बना, स्मॉलर। जा रहा हूं टुवर्ड्स मिरर की तरफ मूव करता जा रहा हूं, रास्ते में एक स्टॉप आया सी, जब मैं सी स्टॉप पर पहुंच गया तो मेरे इमेज का साइज छोटे से बड़ा होते हुए उतना ही हो गया जितना मेरा ऑब्जेक्ट था। क्लियर होगी बात, उतना ही हो गया जितना मेरा ऑब्जेक्ट था। क्लियर होगी बात। ये हो गए बेटा दो केसेस, नोट डाउन कर लेने हैं आपने, ध्यान से नोट डाउन करने हैं। इससे रेलेवेंट हमारा बुक का एमसीक्यूज नंबर 3 है। देख लीजिए, मैंने भी आपको दिखाया, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको ऐसी बुक के अंदर नजर नहीं आनी इनसे रेलेवेंट। ठीक है जी, ये आपको समझाया, समझाने का सिर्फ पर्पज ये था ताकि आपको हर इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए रेलेवेंट रिलेटेड टू लाइट जो भी हम काम कर रहे हैं। तो जी बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 और ये हमारी इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर के अंदर हमने 2 केस डिस्कस किए हैं। केस नंबर 1 और दूसरा हमने किया है केस नंबर 2। 1 में क्या था, जब ऑब्जेक्ट प्लेस है बियॉन्ड, ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, बियॉन्ड सी, और इसमें क्या है, जब ऑब्जेक्ट प्लेस था कहाँ पर, एट सी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जब हम सी से आगे मूव करेंगे तो हमारा एक और कौन सा स्टॉप आता है,
फिर उसके बाद आगे जाएंगे और कौन सा आता है, करते कराते हम कहाँ तक मिरर के सामने जा सकते हैं। ऐसे ही घर में ना एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। स्पून लीजिएगा, स्पून को मैंने कहा था स्पून का जो इनर है अंदर वाला हिस्सा वो एक्ट करता है कॉनकेव मिरर के तौर पर। उसको अपने सामने रखिए, देखिए कि उसमें आपका फेस दूर रखिएगा, करीब लाते जाइए, किसी एक जगह पर आके आपको आपका फेस उल्टा नजर आएगा, सर आपका उल्टा नजर आएगा और छोटा नजर आएगा। फिर इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ मूव कीजिएगा, देखिएगा फिर भी उल्टा होगा, लेकिन जितनी बड़ी शक्ल नज़र थी उतनी साइज का नज़र आएगा। फिर थोड़ा सा और आगे मूव कीजिएगा, उसके लिए अगला लेक्चर सुनिएगा कि उसमें क्या होगा। जब थोड़ा सा और मैं उसको अपने पास लेंगे तो फिर मेरे साथ क्या मेरी शक्ल ने किस तरीके से हो जाना है। लेकिन हर केस के अंदर आपकी जो चेहरा है वो उल्टा ही नज़र आएगा। ठीक होगी बात। ये था कॉनकेव मिरर का फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। ठीक होगी बात। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जाते जाते शेयर करता जाऊं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक है मिरर से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताने का बच्चों को। छोटी सी इन्फॉर्मेशन, गाड़ी चलाते हैं, अगर आप 18 ईयर से अबव हो जाएंगे चलाएंगे, अभी आपके पेरेंट्स चलाते हैं, गाड़ी में आपको 2 तरह के मिरर नज़र आ रहे होते हैं। ये कार है जी, ये समझिए हमारी कार ऐसी है जी। गाड़ी के अंदर एक मिरर होता है ऐसे, एक उसके साइडों पर भी मिरर होता है ऐसे, होते हैं ना दो। ये क्या कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज, ये साइड मिरर्स होते हैं। ठीक है जी। ये वाला कौन सा होता है, दिस इज कॉल्ड एज, जिसे हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज बैक मिरर। भाई पिछली चीज देखने के लिए ऐसे यूज करते हैं ना। साइड मिरर्स याद रखिएगा, जो भी गाड़ी में लगे होते हैं हमेशा कौन से होते हैं, दे आर ऑलवेज, हम पढ़ चुके हैं कौन से होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर्स। ये भी कन्वेक्स होते हैं और बैक मिरर भी जो लगा होता है वो भी कौन सा होता है। अगर आप ध्यान से देखें गाड़ी जाते हुए, पेरेंट्स जब जा रहे हैं साइड वाली सीट पे बैठे हैं, साइड मिरर से देखिएगा पीछे वाले आने वाली गाड़ी आपको क्या नज़र आ रही होती है, छोटी, पूरी उस मिरर के अंदर नज़र आ रही होती है ना। ऐसा तो नहीं साइड में जो गाड़ी आ रही हो तो आपको बहुत बड़ी सी नज़र आ रही होती है, सिर्फ लाइट इसके अंदर आ रही हो। साइड मिरर में जो भी आपको नज़र आ रही होती है, क्योंकि वो कन्वेक्स होता है, याद रखिएगा कन्वेक्स मिरर से हमेशा छोटी चीज़ें नज़र आती हैं और वो सीधी करके दिखाता है। सीधी करने का मतलब क्या है, ऐसे अप, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट। छोटी गाड़ी नज़र आ रही होती है ना, खाली गाड़ी की एक लाइट तो नहीं ना नज़र आ रही होती। यहाँ बच्चों आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। ठीक है, लेक्चर के इख्तिताम पर फिर एक छोटी सी बात क्या कि कम बोलना कहते हैं ना हिकमत है। क्यों कम बोलना हिकमत है? ज़ुबान से निकला हुआ लफ्ज़ और कमान से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आते। बोलो, हमेशा उतना बोलो, ठीक है, जितने बोलने पर अगला बंदा किसी तकलीफ़ में ना आ जाए। ठीक है, उतना बोलो जितनी अगले बंदे को समझ आ जाए, उतना बोलो जितनी उस वक्त बोलने की ज़रूरत है। ना ज़्यादा बोलो, ना फजूल बहस में पढ़ो। जितना कम बोलोगे उतना हिकमत का मतलब होता है अच्छी बात है, यानी उतना आप दाना समझे जाएंगे। ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा बोलने का मतलब ये है कि अगला बंदा ये समझेगा कि शायद इसको कोई चीज़ पता नहीं है। यहाँ पर बच्चों आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे, जिसमें हम ये 2 आपने केसेस लिख लेने स्पेशल किसी जगह पर रफ कॉपी पर। बाकी इस कॉनकेव मिरर से रेलेवेंट और कितने केसेस रह गए हैं, 3 और रह गए हैं, वो देखेंगे और एक कन्वेक्स मिरर का केस है वो देखेंगे। तो ये तो साथ साथ आपने नोट करने, इंशाल्लाह मैं हर लेक्चर के अंदर आपको ये सारे बताता जाऊंगा। जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो आखिरी 5 मिनट के अंदर हम ये केस डिस्कस कर लिया करेंगे। बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।